जय हिंद। प्यारे दोस्तों, हिंदी पेडागोजी को क्यों छोड़ा जाए। 15 नंबर फ्री के हैं और ये तो लैंग्वेज के हैं, तो पेडागोजी तो दूसरी लैंग्वेज में भी आपकी काम आएगी। यहां पर हमने आपको 50 पेडागोजी के क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके इसी 2024 में तीनों एग्जाम हुई थी वहीं से लिए हैं। यहां पर आपको इन 50 क्वेश्चंस के अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट हिंदी पेडागोजी के बनते हैं और ये दूसरी लैंग्वेज में भी अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है, वो सभी कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब यहां पर किए हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। आई एम श्योर कि पेडागोजी के आपके 15 में से 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमारी जितनी भी मैराथन्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, ठीक है। हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। देखिए, वह स्वयं से नहीं लिख पा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसकी कोई बड़ा मदद करे, वयस्क है ना ये का, कोई वयस्क या कोई बड़े से वो मदद लेती है तो वो कर लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। वाइगोस्की सर कहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा सीखता है वो अपने से ज्यादा जानकार से मदद लेकर सीखता है। हम कुछ भी चीज समाज में सीखते हैं जिसको उन्होंने क्या कहा था, इसके फोल्डिंग कहा था, है ना, इसके फोल्डिंग कहा था। और इसके फोल्डिंग में यही होता है कि एक अस्थाई मदद दी जाती है। एक अस्थाई मदद दी जाती है, कब तक दी जाती है, जब तक कि सीखने वाला उस चीज को जिसको वो सीखना चाह रहा है सीख नहीं जाता है, तब तक के लिए एक अस्थाई मदद दी जाती है और धीरे धीरे कम भी कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि जितना शुरू में हम मदद करते हैं उतनी ही मदद लास्ट तक रखते हैं, ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलवाना अपने बच्चे को या किसी छोटे को सिखाते हो तो आप थोड़ी देर तक उसके साथ रहते हो और धीरे से उसको छोड़ देते हो, इसे ही इसके फोल्डिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, आपका ये सीडीपी में भी काम आएगा। जहां तक कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, उसके आगे जो कार्य किसी दूसरे की मदद से करवाया जाता है उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे आप पानी में 10 फीट तक तैर सकते हो, लेकिन किसी की मदद से आप 20 फीट तक तैर लेते हो, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पहाड़ या ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग कहेंगे। क्लियर हो गया ये। अब हम यही हो जाएगा इसका आंसर। अब जो अन टर्म थे इसमें देख लीजिए, सहपाठी शिक्षण क्या होता है, पीयर टीचिंग क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने सर या मैम से पढ़ने में थोड़ी सी उनको हेजिटेशन लगती है या कोई भी समस्या लगती है, लेकिन वो आपस में बहुत अच्छा से डिस्कशन कर लेते हैं। हम भी जब पहले पढ़ाई किया करते थे तो हमारे रूम पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड आ जाते थे या हम उनके रूम पे चले जाते थे, तो आपस में हम लोग खूब डिस्कशन करके और पढ़ते थे। तो ये चीज जो होती है, एक छात्र दूसरे को पढ़ाता है। अगर आपको हिंदी आती है और आपको मैथ आती तो एक दूसरे को आप अपने अपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते हो, इसे हम पीयर टीचिंग कहते हैं। अगला है सहपाठी परामर्श। सहपाठी परामर्श क्या होता है, काउंसलिंग के लिए जरूरी नहीं हमेशा हम किसी काउंसलर के पास जाएं। इसके लिए क्या होता है कि हम अपने अपने दोस्त हुआ या सहपाठी हुआ, अपने कलीग के साथ हम क्या कर सकते हैं, विचार या परामर्श ले सकते हैं। और ये स्पेशली जब परामर्श की बात आती तो कैसा होता है, भावात्मक होता है, आप भी जानते होंगे। टोली टीचिंग, टोली शिक्षण आपने पढ़ रखा होगा। टीम टीचिंग जो होता है, यहां पर एक से अधिक टीचर किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करते हैं और बहुत अच्छा रहता है क्योंकि दोनों बारी बारी से वो चीजें करवाते हैं। आपने डीएलएड वगैरह में इसको पढ़ा होगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टोली टीचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता। देखिए कौन सा ऐसा मेथड है, यहाँ पर सब करेंगे। देखिए मेथड यहाँ पर सभी आपको, हम जहां जैसा कुछ आएगा उसको हम वैसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। कौन सा ऐसा है जो मातृभाषा को स्थान नहीं देता है ना, तो एक ही है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है, यानी जो दूसरी सेकंड लैंग्वेज होती है जिससे हमें सीखना है, लर्न करना है विद्यालय में, तो उसको उसी भाषा में डायरेक्ट उसको सिखाया जाता है। उसका ट्रांसलेशन वगैरह आपकी मदर भाषा में नहीं किया जाता है या मदर भाषा कोई भी सहयोग नहीं लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसे आप ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, कि जब आप जो भाषा सीखना चाह रहे हैं उस सीखने वाली भाषा को अपनी मातृभाषा से जोड़कर ट्रांसलेशन करके सीखते हैं, तो उसे हम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं प्राकृतिक रूप से, ये यहां पर दिया हुआ था कि प्राकृतिक रूप से जो सीखना होता है वो कैसा होता है। देखिए प्राकृतिक रूप से सीखने से मतलब होता है या नेचुरल एनवायरनमेंट में टीचर होता है, वहां पर ऐसा नहीं कि टीचर नहीं होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में आप जो सिखाना होता है, बोलना चालना होता है, तो
टीचर से मेरा मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहां पर हो सकता है कोई हो आपके लिए, तो वहां पर जो नेचुरल रूप से जो सीखना सिखाना होता है भाषा का, वो नेचुरल अप्रोच के अंतर्गत आता है। यहां पर स्पेशली ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा है द्विभाषी बाइलिंगुअल मेथड। क्या होता है? सेम वही मेथड होता है कि आप अपनी जो भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो उसको उनकी मदर टंग के साथ जोड़ करके सिखा रहे हैं, तो इसे द्विभाषी कहते हैं, बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है? यहां पर लैंग्वेज के पैटर्न को, जो लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं उसके पैटर्न को एक्चुअली कॉपी कराया जाता है। ऑडियो लिंगुअल का मतलब होता है दोहराव कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, ड्रिलिंग कराई जाती है और आपको कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स उस लैंग्वेज के सिखा दिए जाते हैं। इसे ही हम शब्द ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। स्पेशली ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आया था, जब लोगों को सैनिकों को दूसरी भाषा सिखानी थी तो यही सबसे उपयुक्त था। वहां पर उनको ग्रामर नहीं सिखा सकते थे तो सीधा पैटर्न वहां पर सिखाया जाता था, जो भी कंट्री अमेरिका स्पेशली जो अपने सैनिकों को सिखाता था। तो ये शब्द भाषिक या ऑडियो लिंगुअल मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड अभी हमने आपको बता दिया कि अगर एप्पल के बारे में पढ़ाना है तो एप्पल ही बोला जाएगा, सेब उसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, देखिए दो तरह के उपागम आपको पता ही होने चाहिए। पहला होता है आगमन विधि वाला यानी आगमनात्मक, और दूसरा होता है निगमनात्मक। क्या होते हैं? जब आप नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, पहले आपने नियम बताए फिर आपने उदाहरण बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक कहते हैं, ठीक है, निगमनात्मक कहते हैं इसे। देखिए निगमनात्मक या डिडक्टिव अप्रोच कहलाती है। जब आप पहले नियम बताओ और इसके बाद एग्जाम्पल बताओ, ये डिडक्टिव हो गया। फिर इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है? इसमें होता है पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देने के बाद जैसे पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा, तो पहले उदाहरण दिया जाएगा, उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कोई एग्जाम्पल, उसके बाद नियम बताया जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा, ठीक है। तो यही जो अप्रोच होती है इसको ज्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है। किसको? आगमनात्मक अप्रोच को सबसे ज्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर एक है ना, उसको खोज के लिए प्रेरित करती है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या था हमारा, व्याकरण पढ़ाने का निम्नात्मक उपागम क्या कहता है? नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, ड्रिल के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, है ना। उदाहरण किसमें हो जाएगा? आगमन वाले में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, जब हम ये कहते हैं कि भाषा कैसी है? यादृच्छिक है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? भाषा का यादृच्छिक होने से तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जैसे हम कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, तो इसके पीछे कोई भी लॉजिक या तर्क नहीं है, कोई भी लॉजिक या तर्क नहीं है। तो यादृच्छिक होने का मतलब होता है भाषा जैसी है, हमारी पहले से सांस्कृतिक विरासत है, किसी की भी जो भाषा होती है वो तो पूंजी हमारी पीढ़ियों की होती है। तो जब जैसा जिसको बोला गया उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं ढूंढा जा सकता है, नाम उसका रख दिया गया है। अब ये नहीं है कि इसको हम नीम ही क्यों कहते हैं, बस उसका नाम है। तो भाषा के बारे में अगर ये क्वेश्चन बनता है, काफी बार बना है, यादृच्छिक का मतलब होता है भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? यादृच्छिकता कहते हैं, ठीक है। चलिए और क्या है? भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है? नहीं, पहले से निर्धारित सिद्धांत कुछ नहीं होते हैं। हाँ, भाषा में अब जो भाषा है वो एक पैटर्न होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक व्याकरण होता है, लेकिन वो बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भाषा जब से बनती चली आ रही है तब से वो किसी विशेष पैटर्न का फॉलो कर रही है कि नहीं यही पैटर्न था और वही कहीं से स्टार्ट हुआ वही चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो भाषा शुरुआत हुई है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, जिसको जो नाम देना था वो दे दिया गया। अब सीधा संबंध इसका यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? अगर आपको साक्षरता अर्जित करनी, साक्षरता से मतलब क्या होता है? लेखन पठन से ही सिर्फ मतलब नहीं होता, साक्षरता से मतलब होता है आप भाषा में प्रत्येक क्षेत्र में आप प्रवीण हो, आप बोलने में परफेक्ट हो, लिखने में परफेक्ट हो, पढ़ने में हो, तो ये मास्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है? मास्टरी कहलाती है। तो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, ठीक है, रुक जाइए। दृश्य, साइट, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान अभी बताएंगे। डिकोडिंग और भाषा अवबोध, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए डिकोडिंग क्या होता है, पहले इसको समझिए। जब आप
किसी शब्द, वर्ण या किसी भी चीज की पहचान कर लेते हैं। डिकोडिंग छोटे बच्चों को कराई जाती है तो उनसे कहा जाता है कि यहाँ पर आप का को ढूंढिए, जैसे कई सारे वहां पर वर्ड दे दिए गए तो का को ढूंढिए, दो चार का कर दिए गए तो उन पे सर्कल कीजिए, इसे हम डिकोडिंग कहते हैं। बहुत ही छोटा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तो डिकोडिंग का मतलब है आपको भाषा संबंधी जो चीजें हैं उनकी आपको पहचान है, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। अवबोध का मतलब होता है जब भी पठन या पढ़ने या सुनने की बात आती है तो आपने ये बात सुनी होगी पहले भी अपनी प्रीवियस स्टडी में कि अवबोध का मतलब होता है कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसको कैसे बोध के साथ पढ़ना। कहने का मतलब है आप समझ के साथ जब चीजों को करते हैं तो उसे अवबोध कहते हैं। और भाषा में अगर आप मास्टरी या साक्षरता में मास्टरी आपको चाहिए तो आपको डिकोडिंग भी आनी चाहिए, है ना, और इसके साथ भाषा का अवबोधन भी आपको होना चाहिए। यही ऑप्शन हो जाएगा। अन ऑप्शन है वो क्यों नहीं होंगे उनको देख लेते हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता, ठीक है, आपको साउंड के प्रति जागरूकता है, साउंड लेटर्स से रिलेटेड है, अच्छी बात है, लेकिन उनका प्रभाव क्या, उनकी फ्लुएंसी सिर्फ आपको आती है भाषा की जो पहचान है वर्णों की वो आपको है, और इसके अलावा उसमें आपको फ्लुएंसी आती है, क्या इससे आप साक्षर कहलाएंगे? और ऊपर से आप क्या मास्टरी इस पे होगी आपकी? नहीं होगी। आप अवबोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्लुएंट है उस चीज में, तो आप इसको आप सरासर इंग्लिश बोले जा रहे हैं, हिंदी बोले जा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, अवबोध नहीं आप कर पा रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बोलने की बात हो रही है। तो ये एक पहलू को कर रहा। दृश्य साइड शब्दावली, देखिए साइड वर्ड्स पे आ चुका है। साइड जो वर्ड्स होते हैं, दृश्य शब्दावली होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम साइड वर्ड्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है आपकी पेडागोजी में, उन्हें साइड वर्ड्स कहा जाता है। तो यहां पर यही कह रहा है दृश्य साइड शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान करना। सिंबल्स आपको पहचान में आ रहे हैं, साइड वर्ड्स केवल है ना, कैट आ रहा है पहचान में, डॉग आ रहा है पहचान में, तो ये कोई भाषा में प्रवीणता नहीं कहलाएगी। अगला है सटीकता और ध्वनात्मक बोध। सटीकता और ध्वनात्मक बोध, यहां पर भी बोध समझ की बात नहीं हो रही, केवल ध्वनि के बोध की बात हो रही, इसलिए ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक्यूरेसी अच्छी बात है, एक पहलू इसका है कवर के एक्यूरेटली चीजों को करता है भाषा के संबंध में, लेकिन ये परफेक्ट नहीं हो सकता है, कम से कम मास्टरी साक्षरता के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, बहुत बारीक डिफरेंस होता है। आप कतई मत समझिए कि ऑप्शन आप फटाक से आपको एक सही पता होगा वो आप टिक कर दोगे, ऐसा नहीं होता है सीटेट में। सीटेट अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं और बार बार अगर फेल भी हुए तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन से। आप बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते हो कि नहीं ये नहीं यही पक्का सही होगा, कोई फैक्चुअल नहीं यहाँ पर उतना सारा होता है। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग, क्या है, कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उसके कुल भाषा प्रयोग जो वो कर रहा है उसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यप उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, हालांकि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी कैसी लिखी है? गलत लिखी। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं और आप कौन सी अप्रोच अपनाए हुए हैं, कौन सी वहां पर क्या है आपकी अप्रोच है? तो देखिए, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, रचनावादी, संरचनात्मक। देखिए, जब कुल भाषा प्रयोग की बात आती है तो उसे हम होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। कैसे? देखिए, ये होती है समग्र भाषा होल लैंग्वेज अप्रोच, जहां पर भाषा को पूर्णतः प्रस्तुत किया जाता है, टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं किया जाता कि हम आपको पहले वर्णमाला सिखाएंगे, फिर हम स्वर व्यंजन बताएंगे, इसके बाद मात्राएं सिखाएंगे, तब आपको शब्द लिखना सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको भाषा सीधा प्रस्तुत हो सकती है, आपको कहानी के रूप में दे दी जाए, आपके चारों तरफ जो परिवेश होगा वो भाषा का समग्र परिवेश होगा, कहानी है, कविताएं हैं, बातचीत है, इनसे भाषा का आपके सामने रूबरू कराया जाएगा। तो यहां पर इसे ही हम क्या कहते हैं? होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं, समग्र भाषा उपागम कहते हैं इसको। दूसरा देखिए, संप्रेषणात्मक कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है? संप्रेषणात्मक का मतलब होता है आपको भाषा की बोलने चालने, एक दूसरे से बात करने, डिस्कशन करने के लिए जो विधि आपको जो अप्रोच होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं। समझ लीजिए, यहां पर आपको क्या कराया जा रहा है? बातचीत कराया जा रहा है, अंतः क्रिया पर जोर दिया है, वास्तविक जीवन से जोड़कर भाषा के प्रयोग को कराया जा रहा है। ये क्या कहलाएगी? कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाएगी। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, रचनावादी। रचनावादी अप्रोच क्या कहती है कि बच्चे को स्वयं सीखने दिया जाए। बच्चा, रचनावाद कहते ही है, पियाजे सर भी कहते हैं कि बच्चा कैसा होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है और वो अपने परिवेश में रहकर सीख लेता है चीजों को, यही तो वो कहते हैं। तो यही चीज है, ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करते हैं। ये कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, रचनावादी कहते हैं। और परियोजना आधारित सीखना होता है, यहाँ पर वो आराम से कर ले जाता है चीजों को। संरचनात्मक विधियां क्या होती है? देखिए, संरचनात्मक विधि होती है जब भाषा के पैटर्न को, व्याकरण के नियमों को
जो उसकी संरचना है कैसे बनता है कि कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर इसके बाद कर्म आता है, तो उसकी संरचना को आप समझाओ, बताओ, व्याकरण के नियमों को बताओ, वाक्य संरचनाओं को बताओ, अभ्यास पर जोर दो, तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, संरचनात्मक उपागम कहते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों उपागम है और आपको आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या था हमारा, कौन सा हो जाएगा? कुल भाषा के प्रयोग से समग्र भाषा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन अगला है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहज भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है? बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं लगा होता है और हम नहीं को जल्दी नहीं पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन को पॉजिटिवली ले लेते हैं, जबकि वो हमसे क्या पूछ रहा होता है? निगेटिवली आंसर को पूछ रहा होता है, प्रोत्साहित नहीं करता है। तो देखिए क्या है, मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। क्या नहीं करता? देखिए, प्राकृतिक उपागम, प्राकृतिक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, करता है, प्राकृतिक भी करता है, और प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड नहीं करता, अभी बताएंगे, और शब्द भाषिक विधि ये भी करती है। देखिए कैसे। प्राकृतिक उपागम हमने पहले ही बताया कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ होता है, बातचीत करने का होता है और आराम से वहां पर आप बोल सकते हो, बता सकते हो, चीजों को कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये है नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच में क्या है? मातृभाषा की तरह सीखना होता है, समझने और संचार पर जोर दिया जाता है मातृभाषा की तरह। दूसरी भाषा जो आपको सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जा रही है, टारगेट लैंग्वेज सिखाई जा रही है, उसको जो सिखाने का प्रोसेस होता है वो मातृभाषा की तरह ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं नेचुरल अप्रोच का, कि किसी बच्चे को आपको फ्रेंच सिखानी है, तो उस बच्चे जिस तरह से उसने अपनी मातृभाषा हिंदी अपने परिवेश में रहकर सीखी, तो उसके लिए ऐसा परिवेश क्रिएट किया जाए या ऐसे परिवेश में उसको रखा जाए जहां पर चारों तरफ उसके जो माहौल हो वो कैसा हो? फ्रेंच बोलने वाला हो। बात समझ रहे हैं ना? तो इसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप में सीखना कहते हैं। जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग होता है ना, भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना, वही है। भाषा अधिग्रहण क्या होता है कि जो हम अपनी मातृभाषा को नेचुरल वे में सीखते हैं उसे भाषा अधिग्रहण कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? जो हम बहुत ही किसी संस्था में जाकर व्यवस्थित रूप में सीखते हैं उसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, भाषा का सीखना कहते हैं। तो ये सीखना कैसे हो? नेचुरल रूप में हो, सेकंड लैंग्वेज का, उसे ही प्राकृतिक उपागम कहते हैं। संप्रेषणात्मक उपागम अभी हमने बताया, बातचीत के माध्यम से आप कहीं भी जाओ, भाषा का मैक्सिमम यूज करो, अपने दोस्तों के साथ, मार्केट में, टीचर्स के साथ, घर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? संप्रेषणात्मक उपागम कहेंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधि। अभी बताया था आपको कि जो लैंग्वेज हम आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी लैंग्वेज में केवल बात करें, वहां मातृभाषा को कोई यूज नहीं होता। अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश की ही बात होगी, तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि कहेंगे, और यही ऑप्शन भी वहां पर होगा। शब्द भाषी विधि ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है? यहाँ पर ग्रामर और जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो पैटर्न पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज का जो पैटर्न पढ़ाया जाता है, जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, उसकी ड्रिलिंग करवाई जाती है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरह से भाषा को सिखाया जाता है, आसानी से चीजें सीख जाते हैं, कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स। यहाँ पर मास्टरी नहीं आ पाती है भाषा में, लेकिन ये चीजें किसी नई भाषा को कहीं पर जा रहे हो, आप वीजा लेके जा रहे हो, 2-3 महीने घूमने के लिए जा रहे हो, तो ये मेथड सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि कौन सा है जो मातृभाषा को प्रोत्साहित नहीं करता? तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। किस कक्षा के लिए? 2 के विद्यार्थी के लिए कर रही है, जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है, और कौन सा यहाँ पर मानदंड है जो टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? चलिए देखते हैं। चयनित सामग्री इस आयु समूह के वर्ग के बच्चों के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर 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 कक्षा 2 का बच्चा, एक सेकंड जरा रुक जाइए, ठीक है, अगर कक्षा 2 का बच्चा है, जरा सा लाइट इशू आ रहा है, हाँ देखिए क्या था यहाँ पर, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे हैं तो उनके लिए आकर्षक भी होनी चाहिए और साथ साथ सुरक्षित भी होनी चाहिए। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि बच्चे कैसे हैं? छोटे हैं। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। अगर जिज्ञासा भी बढ़ाने वाली सामग्री और खोजबीन करने वाली सामग्री बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है, आप भी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे रचनात्मक रूप से सीखते हैं। अगला, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो।
आपको पता होगा परिवेश की सामग्री को बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है बच्चे को सिखाने के लिए, उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। बिल्कुल ये भी सही है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, सिर्फ बच्चे चयनित सामग्री को क्यों बनाएंगे? इसके आगे और थोड़ा सा निगेटिव इसमें दे रहे हैं, होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो ऐसा डिसाइड, ठीक है ये बात सही है कि हाँ फिसलन से बचने के लिए खुरदरी होनी चाहिए, लेकिन उसको बच्चे बनाएंगे और तब वो कैसे अच्छी हो सकती है? तो ये यहाँ पर बात मेन है, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, है ना। सकना का मतलब क्या होता है? सकना का मतलब होता है कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो। पहला उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, कैपेसिटी से रिलेटेड है। गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? ये जो वो अप्रोच अपना रही है, ये जो प्रकार अपना रही है गतिविधि का, ये किस लिए है, ये यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए क्या है, मौखिक प्रवाह अभ्यास है। मौखिक प्रवाह अभ्यास है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी गलत क्यों ये देखते हैं और इसको भी बताते हैं। नियंत्रित मौखिक अभ्यास है। देखिए नियंत्रित क्या होता है, जब आप ये कहो, क्या यहाँ पर इसका कोई नहीं लगा, चलिए हम बताते हैं। नियंत्रित अभ्यास ड्रिलिंग क्या होती है? नियंत्रित है कि हमने कहा है आई लाइक, और उसने टीचर ने बता दिया कि यहाँ पर आपको फ्रूट्स का नाम लिखना है, फ्रूट्स का नाम लिखना है, फिर चाहे आप एप्पल लिखो, चाहे बनाना लिखो, या कोई भी फ्रूट लिखो। ये जो अभ्यास होगा ये कैसा होगा? ये नियंत्रित अभ्यास होगा। यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा छूट नहीं है अपनी तरफ से करने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे? नियंत्रित अभ्यास कहेंगे। और यहां नियंत्रित तो नहीं है, उसने ये सिर्फ कहा है कि आप सकना से संबंधित प्रश्न करिए, क्षमता से संबंधित प्रश्न करिए, तो ये यहां पर नहीं होगा। स्वच्छंद बोलना है नहीं, फ्री तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कुछ तो दे रखा है ना, क्योंकि उसने कह दिया है कि आप सकना से संबंधित ही क्वेश्चन कीजिए, आप किसी बच्चों से उनकी कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। तो पूर्णता स्वच्छंद तो है नहीं, यानी फ्री तो बोलने के लिए बोला नहीं गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत। निष्क्रिय श्रवण क्या होता है? इनएक्ट पैसिव जो श्रवण जिसे बोलते हैं वो क्या होता है? निष्क्रिय श्रवण से मतलब होता है कि जब आप पैसिव रूप में सिर्फ सुनते हैं। और क्यों सुने? यहाँ पर तो उसने बोलने के लिए कहा है, तो सुनने की तो कोई बात ही नहीं। मौखिक प्रवाह अभ्यास ये होता है कि हाँ आप चीजों को बोल रहे हैं और आपका जो ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस हो रही है तो वो अच्छी हो रही है, बस यही यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? ठीक है, बच्चे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे शिशु गीत या गीत अलापते हैं, तो उस किसके तरीके? शब्दावली को समृद्ध करने के लिए। क्या शिशु गीतों का जो प्रयोग होता है वो शब्दावली को समृद्ध करने के लिए किया जाता है? रुक जाइए। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, ठीक है देखते हैं। उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, ठीक है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी गलत क्यों? देखिए थोड़े थोड़े लग रहे थे कि पहले वाले भी सही है, लेकिन गलत क्यों है ये देखिए। शब्दावली को समृद्ध करने के लिए, शब्दावली देखिए जब भी बात होती है पोएम्स की बात होती है या पोएट्री जिसे हम कहते हैं, तो वहां जो मेन पर्पज पोएट्री का होता है, उसका मेन पर्पज ही होता है कि हम वहां पर बच्चों में एंजॉयमेंट के लिए वो होता है, एंजॉयमेंट के होता है, और राइमिंग के लिए होता है, राइमिंग के लिए होता है। और भाषा जो मेन पर्पज होता है, एंजॉयमेंट, राइमिंग हो गया, लय सुर ताल, ये मेन उनका पर्पज होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है शब्दावली विकास, वोकैब्स का गीत संगीत से बहुत ज्यादा मतलब नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए। और वो भी केवल एक चीज की बात कर रही है, यहाँ पर ये ऑप्शन कर रहा है कि वोकैब्स की बात कर रहा है, शब्दावली की बात कर रहा है, और एकल पहलू की बात करने के कारण ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, अब देखिए वैसे भी मेमोराइज करने की बात कर रहा है, तो वैसे भी ये गलत हो जाएगा। मेमोराइज करना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और वो भी किसकी? शब्द और वाक्य। केवल शब्द वाक्य से क्या लेना देना? पूरा शिशु गीत है, सब कुछ है, तो वहां शिशु वाक्य कोई मतलब। उच्चारण का अभ्यास करें, उच्चारण अभ्यास से यहाँ कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? क्या कह रहा है? व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। हमें नहीं वाला पता करना है, कौन सा नहीं है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना,
ठीक है, ये सही है। आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना चाह रहे हो, तो सही कौन सा नहीं है उसको तो बाद में देखेंगे, सही कौन सा है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, जब आप रियल लाइफ कम्युनिकेशन में आते हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, वो तो अच्छी चीज है। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, संप्रेषण का आप अभ्यास करा रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। व्याकरण के प्रासंगिक, देखिए ये गलत हो जाएगा, जो नहीं वाला है मतलब वो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको समझिए। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करना, यहां पर रोट लर्निंग की बात हो रही है, पहली बात इसलिए गलत हो जाएगा, और सिर्फ रोट लर्निंग की बात हो रही है इसलिए गलत हो जाएगा। है तो यहां पर भी व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना है, यहां पर मतलब समझिए, जब नियमों को हम किसी कॉन्टेक्स्ट में रहकर आप किसी चीज को सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कोई कॉन्टेक्स्ट लीजिए। आप अगर ईमानदारी बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो ईमानदारी की कोई कहानी रखिए उनके सामने, तब उनको ईमानदारी के बारे में बताएं। सीधा बताएंगे कि ईमानदारी क्या होती है, कि दूसरों के प्रति हमें वफादार रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सबसे अच्छा उपागम ये नहीं है सिखाने का। सबसे अच्छा है कि उसके प्रासंगिक होना चाहिए, जो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं उसको किसी चीज से जोड़कर सिखाना चाहिए। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तथ्यों से भी आप आगे जा रहे हो और आप क्या लगा रहे हो? अनुमान। अनुमान लगाना आता है आपके पेपर में, देख लेना है पिछले जो पेपर्स हैं उसमें आया है, और ये तो आपका लेटेस्ट ही प्रैक्टिस चल रही जो आपके अभी के बिल्कुल पेपर हैं। 24 में 3 पेपर हुए थे, जनवरी और जुलाई और दिसंबर में। ठीक है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। एक स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जो चैनल पे पड़ा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। उसमें बहुत अच्छे से हमने 75 टैग वर्ड्स बताए हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अगर सिर्फ उस एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पेडागोजी जो पार्ट है वो 65 प्लस सिर्फ पेडागोजी में बन जाएगा। बाकी उसमें ये भी बताया पेपर के टाइम आप किस तरह से रणनीति बनाएं, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देखिए, आपको जरूर उससे फ़ायदा मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी की भी वीडियो पड़ी है, मैथ्स पेडागोजी की भी वीडियो पड़ी, सभी पेडागोजी की एक मैराथन पड़ी हुई है, वहां से आपका आराम से हो जाएगा। तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका, लाइक कर दीजिए अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए। अभी पहले हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोलना पड़ जाता है। आप लोग देख लेते हो चले जाते हो, ना तो लाइक करते हो ना कोई रिस्पॉन्स करते हो, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या है, तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, व्याख्या करना क्या होता है। जब व्याख्या करने की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपके सामने जो भी चीज थी, सपोज कोई कहानी थी, तो उस कहानी को आपने क्या कर दिया? आपने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ये देखिए, इस तरह से घूमा हुआ था और इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया और आपने इसको बता दिया कि चीजें बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि। तो बहुत ही टफ चीजों को सिंपल करके बताना व्याख्या करना होता है। विश्लेषण करना क्या होता है? आपके सामने जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज है, उसका आपने गहनता से अध्ययन किया, और इसके बाद में उसके जो भी पॉजिटिव निगेटिव जो भी चीजें उसमें थी, उसका आपने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। तो इसे ही क्या कहते हैं? विश्लेषण करना कहते हैं ना। खोजबीन द्वारा आप जब उसमें देखते हो कि क्या चीज कैसी है, तो उसे विश्लेषण करना कहते हैं। जैसे ये घड़ी है, तो ये किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या इसमें है, तो ये आपने क्या किया? विश्लेषण किया उस घड़ी को। ठीक है, अब देखिए, टुकड़ों में तोड़ना एक्चुअली। ठीक है, और निष्कर्ष निकालना क्या होता है? टू इन्फर। आपने कोई कहानी पढ़ी, इसके बाद आपसे कहा गया कि आप इसका निष्कर्ष आपके लिए क्या निकला, तो उसी कहानी के सापेक्ष आप एक क्या निकालते हो? निष्कर्ष निकालते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। पाठ सामग्री का विस्तार करना, टू एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल क्या होता है? देखिए, और यही यहां पर ऑप्शन भी देखिए क्या था। तथ्यों से आगे कहीं जाकर अनुमान लगाने का तरीका कहलाता है पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अब आप उसको आगे सोच सकते हैं अपने संज्ञान के माध्यम से। उसमें जो आपने पढ़ा है, अपने संज्ञान के माध्यम से उसमें और चीजें आगे जाकर सोच सकते हैं, उसे ही एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। और यही हमारा आंसर कैसा हो जाएगा? सही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो हमने आपको चारों ये ऑप्शन क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने, कुछ दक्षताएं निर्धारित होती हैं, आपको पता होगा एनसीएफ द्वारा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? भाई एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे को कैसा परिवेश दो? एक समावेशी कक्षा होनी चाहिए, स्वागतीय होनी चाहिए, बच्चा वहां वेलकम्ड फील करे, और आनंदमयी होनी चाहिए, बोरिंग उसके लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो वहां जुड़ पाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, तरीके से सृजित कैसे किया जा सकता है। तो इन चार ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। वो ऑप्शन क्या है? तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। देखिए, ये कोई बात नहीं हुई
कि तपती हुई धूप में आप नहीं करोगे, अंदर कर दोगे तो क्लास अच्छी हो जाएगी। क्या सिर्फ ये चीज़ एक अच्छी क्लास को, एक एनसीएफ जो डिमांड करता है कि ऐसी क्लास होनी चाहिए, क्या इससे पूरी हो जाएगी? नहीं। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी नहीं होगा, बताएंगे क्यों। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। देखिए रंगीन आकर्षक जो टीएलएम होता है कक्षा में आप लगाते हो, वो एक हद तक अच्छा माना जाता है, लेकिन वो एकल पहलू है। ये कैसा है? ये एकल पहलू है। ये व्यापक रूप में नहीं बात कर रहा है कि वो कक्षा एनसीएफ के अकॉर्डिंग हो जाएगी, आप सिर्फ रंगीन चीजें लगा रहे हो। तो ये चीज एकल रूप में है कि हाँ ये भी होना चाहिए क्लासरूम में, बट ये नहीं होगा। विकास के विभिन्न आयामों, देखो यहां पर, देखो बात यहां पर बंधा हुआ नहीं है आंसर। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। अब विकास के विभिन्न आयाम में बच्चों जितना ज्यादा हो सके उनको, उनकी विविधताओं को निखारा जाए, उनको मौका मिले वहां पर और समाहित किया जाए एक्टिविटीज में, तो यही चीज सबसे अच्छी कंसीडर की जाएगी, यही हो जाएगा। ठीक है, उनके स्वास्थ्य और खुशहाली पर सिर्फ ध्यान देंगे, और इसके अलावा उनके संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और जो उनका शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास एक पहलू है, ये एक पहलू है, ना कि सभी है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास भी करना है हमें, शारीरिक विकास भी करना है, मानसिक विकास भी करना है, और इसके अलावा आपका संज्ञानात्मक, सॉरी वो क्या, सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है मुझे, संवेगात्मक। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? कौन सा ऐसा है जो मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अध्यापक के साथ पाठ सामग्री का समवेत पठन। समवेत पठन का मतलब होता है कि जब, अभी बताएंगे इसमें, साथ में अब आप पठन करते हो, आप क्या करते हो, साथ में पठन करते हो, तो उसको हम कहते हैं समवेत पठन। आगे बात, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत पठन, आपने किसी चीज को कंठस्थ कर लिया और फिर आप उसका समवेत पठन कर रहे हैं, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ रोल प्ले में भाग लेना, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा था, मौखिक भाषा विकास के लिए, तो नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण आप सिर्फ कर लोगे, क्या प्रोनाउंसिएशन अच्छा होने से आप मौखिक भाषा में प्रवीण हो जाओगे, या वो दक्षता हासिल आपको हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि उच्चारण से सिर्फ ऐसा होना संभव नहीं है। मेन बात है रोल प्ले में भाग लेना, इसको समझिए विस्तार रूप में। जब आप रोल प्ले में भाग लेते हैं तो आप अपनी तरफ से भाषा का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं। आपको क्या करना है, आप वहां पर बोलते हो, आपके सामने कोई बंधा हुआ माहौल नहीं होता है, आप अपने इमोशंस के साथ में लॉजिक का प्रयोग करके, तर्क का प्रयोग करके और भाषा का प्रवाह करते हो, विचारों का प्रवाह करते हो, तो इसे ही क्या कहते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है मौखिक भाषा विकास में। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं अपने स्कूल्स में, लेकिन जब वहाँ पर फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा वो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको मुखर रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले, वो क्या कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप में जांचती हूँ। वो जब जमा करने जाती है टीचर के पास, चेक कराने जाती है, तो एक बार वो जांचती है। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, और ये किस चरण पर है ये हमें बताना है। तो देखिए, प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन, इन चारों को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अलग अलग पेडागोजी में। सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग यही होता है कि जब आप जो चीज़ सबमिट कर रहे हो, या सबमिट करने की बात छोड़िए, किसी भी चीज़ को लास्ट टाइम जब आप ये चेक करने के लिए पढ़ते हो या एनालाइज करते हो, पढ़ने छोड़िए एनालाइज करते हो कि क्या वो सही है या गलत है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग कहते हैं। प्रारूपण या ड्राफ्टिंग क्या होती है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया को आपने मोटा मोटा लिखा, मोटा मोटी, मतलब ये नहीं कि जो आप लिख रहे हो वही फॉलो होगा, बिल्कुल एज इट इज फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। किसी मूवी का आइडिया किसी डायरेक्टर के मन में अगर आता है तो वो मोटा मोटा लिखता है, कोई पूरी स्क्रिप्ट तो लिख नहीं देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइटिंग डाउन इनिशियल आइडियाज विदाउट वरिंग अबाउट मिस्टेक, गलतियां हो सकती है, चेंजमेंट होगा, इसके बाद आप रिवाइजिंग करते हो, इसे क्या कहते हैं, पुनः प्रारूपण कहते हैं। तब आप उसमें रिवाइज करते हो कि क्या चीजें और सुधारी जा सकती हैं, क्या नहीं सुधारी, इनकी स्टेप भी पूछी जाती है, कौन किसके बाद आता है, तो इसके बाद ये आता है। इसके बाद आता है
क्या है, देखिए सहपाठी मूल्यांकन क्या क्या होता है, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम क्लासमेट टू इम्प्रूव द राइटिंग। अब आपने राइटिंग लिख ली, अब आप किसी से उसको पीयर रिव्यू करवा रहे हैं, अपने साथी को दिखा रहे हो कि देखिए क्या ये सही है या नहीं सही है। और जब आप सबमिट करते हो असाइनमेंट को तो प्रूफ रीडिंग करते हो कि अब इसमें कोई एरर तो नहीं बची है, लास्ट टाइम सबमिट करने, तो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लेकिन में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। बहुत बार ही पूछा जाता है कि एक आइडियल जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री। क्या पाठ्य पुस्तक एकमात्र सामग्री हो सकती है, क्या ओनली वे हो सकता है, नहीं हो सकता, आप भी जानते होंगे। ये हिस्सा हो सकती है, आपकी पाठचर्या को पूरा करने में सहायक हो सकती है, लेकिन एकमात्र ये नहीं हो सकती, ये सहायक हो सकती है। देखिए, यह पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हाँ, ये बात सही है। नीचे देखते हैं, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? पाठ्य पुस्तक के बिना क्या पढ़ाई नहीं, अध्ययन अध्यापन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं, ये पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। देखिए, पाठचर्या बहुत ही विशाल होती है, पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत आता है, आपको पता होगा, सिलेबस करिकुलम के अंदर आता है। तो करिकुलम को पूरा, जो उसके लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सहायक होती हैं। वहाँ पर शिक्षण विधियाँ, इसके अलावा आपका सिलेबस, टेक्स्ट बुक, जितना कुछ ताना बाना होता है ये सब पाठचर्या के अंतर्गत आता है, करिकुलम के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसे बोला भी जाता है रेस कोर्स, ठीक है, दौड़ का मैदान। तो यही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। बुनियादी स्तर पर, ये ध्यान देना इसको, सिद्धांत बुनियादी चरण पर, जो फंडामेंटल स्टेज होती है, पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। कौन सा नहीं है? पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत। आपको चारों सिद्धांत हम पहले बताते हैं, फिर आप इसको समझिए। देखिए, पाठचर्या सिद्धांत क्या होता है? पाठचर्या सिद्धांत ये होता है कि जो भी पाठ्य पुस्तक बनाई जा रही है, क्या वह पाठचर्या के सिद्धांतों का पालन कर रही है? पाठचर्या किस तरह से निर्देश देती है हमें, अगर हमारे यहाँ की बात करें तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है, उसके जो दिशा निर्देश हैं, जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप ही पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं। ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तकें कोई अलग से मंगल ग्रह से लेके आए। तो ये चीज होती है पाठचर्या सिद्धांत, तो ये फॉलो होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, देखिए प्रस्तुतिकरण सिद्धांत क्या होता है, हम किस वे में बच्चों के सामने उस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे उसको हम डिजाइन कर रहे हैं, तो प्रस्तुतिकरण बहुत मैटर करता है। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, अगर बच्चों के सामने अच्छे से प्रस्तुत ना की जाए, प्रेजेंट ना की जाए, तो उसका प्रभाव कम रहता है, बच्चे मोटिवेट नहीं होते उस चीज को लेने के लिए। तो एक पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, वहाँ उसके जो फॉन्ट होते हैं, उसका जो कलर होता है, उसमें जो डायग्राम या फिगर बने होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि बच्चे उससे कैसे हों, अब बात भी तो हो रही है ना बुनियादी चरण की, फंडामेंटल स्टेज की, तो वो अच्छे होने चाहिए, ये बात सही है। तकनीकी सिद्धांत क्या होते हैं? देखिए, आज के समय में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती चली जा रही हैं। यहाँ पर तकनीक का मतलब होता है आपका जो साइंटिफिक चीज़ें, जो नए नए प्रयोग होके आ रहे हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड्स आ रहे हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो नई नई तकनीकें आ रही हैं वो पाठचर्या का हिस्सा होती हैं, और उनको हमें पाठ्य पुस्तक में समाहित करके चलना चाहिए। ये तकनीकी सिद्धांत है। अब मूर्त सिद्धांत का मतलब समझिए। स्पेशली आप मूर्त को ऐसे मत समझिए कि अगर 3 पढ़ाना है तो 3 हम सेव बना देंगे, तो उससे रिलेट करके हम 3 बता देंगे, ये मूर्त में नहीं आता है। इनके मूर्त का मतलब है कि कंकड़, पत्थर, बजरी या कोई भी भौतिक चीज जो बच्चों के पढ़ाने में सहायक हो, ये उसका मतलब कर रहे हैं। और उस चीज का मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपने शिक्षण में हम उनको तो यूज करते हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी चीज हो, वो परिवेशी चीज है। बट जब बात पाठ्य पुस्तक की यहाँ पर हो रही, तो वहां पर मूर्त सिद्धांतकार उतना प्रभावी तरीके से आप क्या कर सकते हो उसका प्रयोग, तो यही सबसे लीस्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्या, मूर्त सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजा आ रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कम होते हैं, अब हमें भी बार बार बोलना पड़ेगा, कभी बोला नहीं है लेकिन क्या ही करें। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। देखिए, जब आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तार्किकता का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने बौद्धिकता के उच्च स्तर का यूज कर रहे हैं, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का यूज कर रहे हैं। तो आदि का प्रयोग करना होता है किसमें? मौखिक अधिगम में, अवधारणात्मक अधिगम में, गत्यात्मक कौशल अधिगम में, संरचना अधिगम में। देखिए, अवधारणात्मक अधिगम जो होता है उसको समझिए। अवधारणात्मक अधिगम क्या होता है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी चीज होती है।
आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर चाहे टीचर को समझाना हो या बच्चे को खुद समझना हो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे ज़्यादा उसको तार्किकता की ज़रूरत होती है, सोचने, समझने, संज्ञानात्मक क्षमता की ज़रूरत होती है। क्योंकि तब तक आपको कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने पूरे मनोयोग से उसमें नहीं लगोगे। तो सबसे ज़्यादा जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, वो किसमें होती हैं? अवधारणा अधिगम में होती है। मौखिक अधिगम अधिगम जो होता है, ये एक तरीका है। ये अवधारणा का मतलब होता है वो किसी भी रूप में हो सकती है। अवधारणा का मतलब अब लेखन की हो सकती है, मौखिक पठन हो सकता है, चीज़ों को समझना हो सकता है, उसमें सभी चीज़ें समाहित होती हैं। लेकिन सिर्फ़ यहाँ मौखिक अधिगम का जो मौखिक अधिगम होता है वो उच्च स्तरीय चीज़ों को फ़ॉलो करे या उच्च स्तरीय जो कौशल है, संज्ञानात्मक जो चीज़ें हैं उनको फ़ॉलो करे, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं ठीक, लेकिन इतना नहीं है। गत्यात्मक कौशल अधिगम क्या होता है? जब आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, है ना, जब अब आप होता भी है 3 तरह से अधिगम होता है, मानसिक होता है, भावात्मक होता है और गत्यात्मक होता है। तो गत्यात्मक में यही आता है आपकी शारीरिक रूप से जो चीज़ें सीखते हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं की ज़रूरत नहीं होती। संरचना अधिगम भी इसी तरह से कुछ वर्क करता है कि आप चीज़ों के पैटर्न को सीखते हो, संरचनाओं को सीखते हो। निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर यूज़ किसका हो रहा है? पुस्तकालय का। यही सब घूम फिर के क्वेश्चन आएँगे, पाठचर्या हुआ, पुस्तकालय हुआ और यही सब चीज़ें बार-बार आएँगी। और कौन-सा उपागम सही है, कौन-सा मेथड सही है, पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी क्लासरूम में, किसी इवन किसी घर में पुस्तकालय का दायरा सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं होता है। पुस्तकालय का मतलब होता है आपके घर पे भी पुस्तकालय हो सकता है, क्लासरूम में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, कहीं भी पुस्तकालय हो सकता है, ज़रूरी होती है ये चीज़। तो ये एक भंडार गृह के रूप में नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर किताबें सिर्फ पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं और आप उनका कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो हमें करना क्या है? निम्न में से कौन-सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? चलिए, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। ये तो सही बात है, मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये भी सही है, बताएँगे क्यों? अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। यही गलत हो जाएगा और तीनों सही है। क्यों? देखिए, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। ऐसा बाल साहित्य किस काम का, ऐसी लाइब्रेरी, ऐसा पुस्तकालय किस काम का, जहाँ पर बाल साहित्य के जितने पहलू हैं, जो भी विधाएँ हैं, वो उसको नहीं देखने, वहाँ पर उसको गद्य भी मिलना चाहिए, पद्य भी मिलना चाहिए, निबंध भी होना चाहिए, कहानियाँ भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए वहाँ पर, तो तभी वो एक अच्छा बाल साहित्य कंसीडर किया जाएगा, यानी ये चीज़ सही है। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश, अगर पुस्तकों के साथ उनका रिलेशन ही नहीं हो रहा है, संलग्नता ही नहीं हो रही है, ऐसा परिवेश, सक्रिय परिवेश नहीं बच्चों को मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा है वहाँ पर ऐसे पुस्तकालय का? फिर तो वो भंडार गृह ही कहलाएगा। अगला है, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकें। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अध्यापक भी वहाँ पर पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रस्तुत कर सकें, ऐसा माहौल होना चाहिए वहाँ पर। सिर्फ यही नहीं कि टारगेटेड वहाँ पर लर्निंग हो या टारगेटिंग रीच हो किसी की। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में होना चाहिए। क्यों? सस्वर पठन से क्या मतलब होता है? सस्वर पठन का पर्पज पुस्तकालय से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता। पुस्तकालय में जब आप जाते हो तो आप किसी विशेष कुछ भी आप पढ़ने के लिए जाते हो, समझने के लिए जाते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जाते हो। सस्वर पठन जैसी गतिविधियां तो कहाँ पर होती हैं? कक्षाओं में होती हैं, है ना। सस्वर पठन कहाँ पर स्पेशली होता है? कक्षाओं में अध्यापक कराते हैं, तो ये वहाँ की गतिविधि है, ये किसी पुस्तकालय की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे, फिर से बात हो रही, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं। जब कब अधिक संलग्न होंगे अधिगम में? देखिए कब होंगे। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाएं। क्या जो अध्यापक गा रहा है उसके पीछे पीछे वो भी बाल गीत गाएंगे तो क्या वो अधिक संलग्न हो जाएंगे? नहीं। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। रुक जाइए, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं। नहीं, कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग आप भी जानते हो कि बारंबार आप एक कॉपी में लगे पड़े हैं, तो क्या ये पॉजिटिव साइन हो सकता है? नहीं हो सकता है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर है। मुख्य केंद्र सिर्फ, देखिए ओनली वगैरह वर्ड हमने पहले बताया नेगेटिव होते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, केवल हम उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? ग्रॉस मोटर स्किल्स, गत्यात्मक कौशल जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, तो उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए
क्या केवल छोटे छोटे कार्य करा, पेंटिंग और कलरिंग यही कराना चाहिए? क्या दौड़ भाग और स्पोर्ट्स नहीं कराने चाहिए? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो सूक्ष्म हो या फिर स्थूल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? वास्तविक जीवन में, देखिए यहां पर वास्तविक जीवन में भाषा प्रयोग करना है तो कौन सा होगा? संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषण उपागम क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या कहती है कि जब भाषा को आप विभिन्न, चाहे मार्केट हो, घर हो, परिवार हो, पड़ोस हो, विद्यालय हो, वहां पर यूज करते हैं तो उसे हम कौन सा उपागम कहते हैं? संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं। प्राकृतिक उपागम अभी हमने आपको बताया था कि नेचुरल वे में, बार बार वही चीजें आ रही हैं, नेचुरल वे में आप किसी भाषा को सीखते हैं, उसके लिए वही आपको चारों तरफ एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पर उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर उसको सीखना है। प्रत्यक्ष विद डायरेक्ट मेथड, किसी भाषा को उसी भाषा में बिना ट्रांसलेट किए सीखते हैं। सर्वभाषिक ऑडियोलिंगुअल मेथड अभी बताया था, सेट ऑफ पैटर्न्स आपको सिखाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण एलईडी की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? देखिए सबसे पहले आपको एलईडी पता होना चाहिए, एलईडी क्या होता है तो उसको देखते हैं। एलईडी क्या होता है? एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉम चॉम्स्की द्वारा ये थ्योरी दी हुई है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसी को कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जो भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, प्रत्येक मनुष्य में भाषा अर्जन की जन्मजात इन्नेट कैपेसिटी होती है। हम लोगों में जन्मजात भाषा को सीखने की, ग्रहण करने की क्षमता होती है और इसीलिए हम भाषा को सीखते हैं, ये हमारे ब्रेन में होती है। उन्होंने यही कहा है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे अन्य जानवर भाषा नहीं सीख पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये विकास के माध्यम से भाषा सिर्फ सीखी गई है। भाषा जानवरों ने तो नहीं सीखी, क्योंकि जानवर भी पहले से हैं, लेकिन हम ही लोगों ने क्यों सीखी? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि भाषा को सीखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ये चॉम्स्की द्वारा दिया हुआ है, किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? अब ये व्याख्या, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये व्याख्या नहीं करता, ये बात है, तो यही से समझ में भी आ जाएगा क्या होता है। बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं? उन्होंने कहा कैसे बन जाते हैं भाई, अगर ये चीज नहीं है तो 4-5 साल का बच्चा भाषा कैसे सीख जाता है? यानी ये चीज है तो ये इसका सपोर्ट करता है। ठीक है, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं? रुक जाइए, बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? ये भी बात सही है। आपने देखा होगा कि भाषा का बच्चे के सामने, इस वर्ड को समझिए, बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक होता है। बच्चे को हम कम चीजें सिखाते हैं, लेकिन जब वो उसको सामने प्रस्तुत करता है हमारे, तो वो उससे भी ज्यादा सोचकर समझकर विचारों का अपने अंदर, उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो एलईडी जिसे बोला गया है, उसके द्वारा उसमें और ज्यादा परिवर्तन करके, परिमार्जन करके और ज्यादा उसका आउटपुट देता है। तो इनपुट भले ही कम दें, लेकिन आउटपुट उसका कैसा होता है? ज्यादा होता है। और ये बात सही है। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीख सकते हैं? कैसे सीखते हैं? ये भी बात है कि फर्स्ट लैंग्वेज, जो एक्विजिशन की बात हो रही है, तो फर्स्ट लैंग्वेज के ही केस में तो होती है, तो कैसे सीख सकते हैं? प्रत्येक जो जगह है, चाहे वो भारत हो तो भारत की बात करें, या किसी भी समुदाय, किसी भी जगह की बात करें, देश की बात करें, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बात करें, तो वो प्रथम भाषा जो उनकी होती है वो कैसे सीख जाते हैं? बिना प्रयास के सीख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चीज होती है। तो यही हो जाएगा। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं? यही चीज गलत है। देखिए, आकृति मूलक भाषा से मतलब नहीं है, सिंबल्स तो हम लोगों ने जनरेट किए भाई, भाषा को सिंबलाइज तो हम लोगों ने किया है ना बाद में, लेकिन ऐसा नहीं कि भाषा नहीं, हम लोग पहले से ही संप्रेषण करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते थे, बाद में जाकर उसको हमने किस पे, उसको सिंबलाइज किया, उसको आकृति दी, उसको सिंबल दिए, ताकि हम उसको लिखित रूप में भी कर पाए। तो ये चीज यहाँ पर है, इसीलिए यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री? देखिए, निम्न में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर, किसके स्थान पर? अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं मानता। एक तो इतना क्वेश्चन घुमाते हैं, ऊपर से आगे और एक नई
चीज लगा देते हैं, नहीं मानता है। हम आपको सिंपल वे में समझाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला, अक्षर वर्णमाला की आप बात जानते होंगे कि बहुत ही बेसिक स्टेप होता है भाषा को सीखने का, ठीक है। अक्षर वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुकथा होना क्या चाहिए, वास्तव में जो अधिगम होना चाहिए शुरू भाषा का, तो वो कहाँ से होना चाहिए, शब्दों और लघुकथा से होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो अपनी मदर टंग सीखता है, मदर लैंग्वेज सीखता है, वो इसी से सीखता है, किससे, शब्दों और लघुकथा से। तब उसको का, मा, रा और टब और नब नहीं पढ़ाया जाता है, उसको सीधा शब्द शब्द पे आता है और शब्द से सीधा वो वाक्यों पे चला जाता है, बोलने की जो बात होती है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को अब यहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो इस बात को गलत मानती है। बात यही सही है कि शब्द और लघुकथा पहले आनी चाहिए और अक्षर वर्णमाला बाद में आनी चाहिए। लेकिन यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो इसको नहीं मान रही है। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाती है जो कि अक्षर नहीं कर पाते, बिल्कुल सही है। शब्दों से और पाठ्य सामग्री, शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाते हैं। देखिए, अगर शब्दों का प्रयोग होगा पाठ्य सामग्री में, तो जो पाठ्य सामग्री है तो वो एक अर्थ प्रस्तुत कर पाएगी, जबकि वर्ण में, अक्षर में वो क्षमता नहीं होती है कि वो कोई अर्थ दे पाए। तो बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने में, सिखाने में भाषा दिक्कत आएगी ना। जब वर्ण से शुरू करेंगे, अक्षर से शुरू करेंगे, तो हम उसको, वो अर्थ नहीं होगा उसका कोई, तो सिखाने में दिक्कत आएगी। इसीलिए इन्होंने कहा है कि शब्द पाठ्य सामग्री को सार्थक संबद्धता से जीत कर पाते हैं। शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती हैं जबकि अक्षर नहीं होते हैं। रुक जाइए, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन होता है, इसको भी छोड़ दीजिए। शुरुआती पाठ छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करें। शुरुआती जो पाठक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो छोटी छोटी इकाइयों, आप उनको का पढ़ाइए, आप उसको ना पढ़ाइए, इन चीजों में उनकी रुचि कम होगी। आप उनको कमल बताइए, आप उनको पेन बताइए, बोल के देखिए, क्योंकि ये तो भाषा वो पहले से घर पे अपने जानते थे। वो भले ना का ना जानते हो, लेकिन कमल, पेन, खाना, रोटी, सेब, ये तो पहले से जानते थे ना। तो वही बात कह रहा है, शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इनमें देखिए, शब्द और पाठ्य सामग्री की अधिक रुचिकर होती, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं, बात तो सही है। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, नहीं, ये चीज गलत है। देखिए, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना, क्या अक्षर कंठस्थ करना, रटना जिसे हम बोलते हैं, क्या कठिन हो जाएगा। शब्द कहीं पर लिखा है कमल और हम यहां पर एक जगह का है, तो क्या ये सीखना कठिन है, ऐसा नहीं है, ये चीज गलत है। यही चीज यहां पर पूछ रहा था, कौन सा तर्क संगत नहीं, बाकी ये सही है। शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं, हाँ ये बात सही है। जब शब्द और पाठ्य सामग्री की बात आती है तो बच्चों को अच्छा लगता है उसमें पढ़ना, बल्कि सिर्फ अक्षर जब हम पढ़ाएंगे, मात्राएं पढ़ाएंगे, तो वो उतनी रुचिकर नहीं होती है। तो ये भी बात सही है और यही गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण होता है कि जो गैप छूट रहा है पढ़ाने में, वो गैप हमें पता हो, जो हम अधिगम करा रहे हैं बच्चों को, उसमें क्या गैप छूट रहा है, वो गैप हमें पता हो, ताकि उसके हिसाब से हम क्या तैयार कर सकें, फीडबैक के हिसाब से उपचारात्मक शिक्षण तैयार कर सकें। तो निदान के बाद ही कौन सा शिक्षण किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ये ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन बनता है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर। तो देखिए क्या है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। नहीं, अभिभावक शिक्षक बैठक में हम अभिभावकों से क्या कहेंगे, अभिभावकों से कहने के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग पढ़ाने के लिए। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, यही बात है। जो वो अभी तक कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे, उन अंतरों में जो अंतर रह गया, जो वो समझ नहीं पाए हैं, उस चीज को जानना और उसके अकॉर्डिंग उपचारात्मक कदम उठाना, और तब जाकर हम क्या करते हैं, एक रिमेडियल प्लान बनाते हैं, रिमेडियल टीचिंग करते हैं, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब गलत हो जाएगा। बाकी पहला क्या था, योगात्मक आकलन। देखिए, दो तरह के आकलन होते हैं, बताते हैं। एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब एक अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, एक अधिगम का मूल्यांकन होता है। अगर दूसरे तरह से समझो, एक मूल्यांकन फॉर्मेटिव ये होता है कि जो मूल्यांकन पठन के दौरान चलता रहता है, ताकि हमें अपनी जो पढ़ाने की टीचिंग्स के मेथड्स हैं उनमें परिवर्तन करना पड़े तो कर लें। बच्चे किस स्तर तक सीख रहे हैं, कितनी क्षमता, इसका भी हम फीडबैक तैयार कर लेते हैं और अपने में संशोधन करते रहते हैं। इसीलिए उसे वो कहते हैं कि जो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। पढ़ाई के बाद में एक आप मॉडल पेपर तैयार करते हो, टेस्ट पेपर तैयार करते हो और पूरा आकलन कर लेते हो, ये जानने के लिए कि जो सिखाया वो कितना सीखा है। तो
किसको इसको योगात्मक आकलन को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है, बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को अच्छा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी हिंदी भाषी है अध्यापक पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। गलत है बिल्कुल। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल, बिल्कुल आप बिल्कुल संसाधन, जब आप लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स मानते हैं तो वही सबसे अच्छी बात होती है। आप भाषा को बाधा नहीं मान सकते, चाहे 10 भाषाओं वाले बच्चे आपकी क्लास में बैठे हो और आपकी भी भाषा क्यों ना दूसरी हो, उसको आपको एज अ रिसोर्स मानना चाहिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण, जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, कौन सा कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, है ना, ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, का गुणधर्म नहीं है। तो कह रहा है तो कौन सा नहीं है, देखिए द्वितीय भाषा के, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या कहता है, वो बात आपको पता होनी चाहिए कि हम जो सेकेंड लैंग्वेज सिखाते हैं उसको हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज के साथ में, मातृभाषा के साथ में, और ऐसे करके हम दूसरी भाषा सीखते हैं। ठीक है, द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास सही है। द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, यही गलत हो जाएगा। सीधे ही संप्रेषण नहीं कराया जाता, सीधे ही संप्रेषण कराया जाता है डायरेक्ट मेथड में। किसमें, डायरेक्ट मेथड में, इसमें नहीं कराया जाता सीधे। ये ग्रामर ट्रांसलेशन है, यहाँ पर आप मातृभाषा को सेकेंड भाषा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं और उसको इसमें ट्रांसलेट करते हैं, जो कि हिंदुस्तान में मतलब अपने इंडिया में यही ज़्यादातर प्रचलित रहा है अभी तक। द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास, बिल्कुल सही, उसके नियम और अधिगम और अभ्यास करते हैं हम उनका। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। देखिए प्रकारों कहाँ गया, भाषा के प्रकारों, फंक्शन से ज़्यादा यहाँ पर रूल्स पे फोकस किया जाता है, नियमों पे फोकस किया जाता है। फंक्शन की जब बात आती है तो वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, जहाँ भाषा के फंक्शन पे जोर दिया जाता है, कार्य पे जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ भाषा के नियमों पर जोर दिया जाता है, रूल्स ग्रामर पे जोर दिया जाता है। प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करके हम सीखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। देखिए भाषा का ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण हम वो चीजों पर भी बोल पाते हैं जो आज के समय में उपस्थित नहीं है, यही पूछ रहा है हमसे। तो उसको विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यादृच्छिकता अभी हमने बताया था कि अगर हम कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं तो इस बात का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि इसको हम कुत्ता ही क्यों बोलते हैं, यही भाषा की यादृच्छिकता कहलाती है। संरचना होता है सिंटेक्स, जो नियम और सिद्धांत बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, संरचना निर्भरता कहते हैं, जो भाषा के नियम और सिद्धांत होते हैं। वियोजन सामर्थ्य होता है, इसको समझ लीजिए, डिस्क्रीटनेस होता है कि भाषा कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है, कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जैसे वर्ण होता है, अक्षर होता है, अक्षर के बाद आप वाक्य बनते हैं, तो इस तरह से इसे ही वियोजन सामर्थ्य कहते हैं। तो ये चीज, लेकिन जो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो चीज हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसके बारे में जानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं मतलब भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, भाषा अर्जन कब घटित होता है बताइए। ये तो नेचुरल लैंग्वेज होती है, आपकी मदर टंग होती है जो आप सीखते हो। बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं कतई जरूरी नहीं होता है, आपकी भाषा है आप ऐसे सीख जाओगे। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, नहीं, सेकेंड लैंग्वेज में होता है। बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, नहीं। बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर किया, उसको बच्चों को एक परिवेश होता है वहीं पर भाषा का वो क्या करता है, अर्जन करता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये देखिए पठन के अवसर, केवल पठन की बात कर रहा है, पठन से तो कुछ काम चलने वाला नहीं। आप भाषा में पारंगत होना चाह रहे हो तो केवल पठन से क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, स्वच्छंद लेखन के लिए, फ्री राइटिंग के लिए उनको क्या करे, प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का विद्यार्थियों के लिए लाभ है। क्या लाभ है, यह विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप फ्री राइटिंग कराते हो, बच्चों से कहते हो कि आप लिखिए, तो अपने हिसाब से आप, तो वहाँ बच्चा अपने तर्क लॉजिक के हिसाब से और अपना संज्ञान लगा करके चीज़ों को लिखता है, तो प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखता है, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। देखिए बहुत वैसा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा
ध्यान से देखिए ताकि ये अगर काफी बार आ चुका है बोलियों और भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए, निम्न में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? देखते हैं क्या है। भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। गलत है, बताएंगे। भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। गलत है। भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है, यही सही है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया परंतु बोलियों का मौखिक परंपरागत निर्माण करती। गलत है। देखिए, भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, बोलियों में नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे पास जो साहित्य है वो ज्यादातर किसी ना किसी मानक लैंग्वेज में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोलियां थी और उनमें कोई साहित्य नहीं लिखा गया, उनमें भी साहित्य लिखा गया है और साहित्य उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। और ये कारण नहीं बनता है भाषा और बोली को अलग करने के लिए, ठीक है। जो अंतर इनमें बताया जा रहा है वो ये डिफाइन नहीं करता। भाषा और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। नहीं, भौगोलिक रूप से एक समान नहीं है। भाषाएं और बोलियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिवेश में भी बोली जाती हैं और आपको ये बात पता होगी, देशों में भी अंतर होता है। तो ये इसका कोई जो कारण दे रहे हैं वो कारण सही नहीं है। मतलब भाषा और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है, ऐसा नहीं है। एक बोली यहां बोली जाती तो हो सकता है कि एक बोली कहीं दूसरी जगह पर भी बोली जाती हो, मतलब दूसरे देश में भी बोली जाती हो। भाषाओं की अपनी लिपि होती है, ये कतई कहीं पर भी नहीं लिखा है कि लिपि केवल भाषाओं की होती है, बोलियों की नहीं होती है। ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया आज तक, आप कहीं पर भी इसको पता कर लीजिए। बस यही है कि भाषा और बोलियों में कोई सुपरभाषिक आज तक अंतर नहीं मिला है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ करते हैं, वो परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं, अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, तो भाषा को कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, कौन सा होता है? खोजबीन परक। ये जीन पियाजे सर कहते हैं कि परिवेश में रहकर बच्चा कैसे एक्टिव रूप में सीखे और खुद से प्रयोग करे, मतलब वो खुद से खोज करके सीखे, तो इसे ही खोजबीन परक हम क्या कहते हैं, भाषा का प्रकार कहते हैं, ठीक है। तो नियंत्रक क्या होता है? ये रेगुलेटरी होता है, मतलब ये टीचर द्वारा नियंत्रित होता है। सृजनात्मक से मतलब होता है क्रिएटिव करे, लेकिन यहाँ जो बात है वो खोजबीन से रिलेटेड है। कल्पनाशीलता से मतलब होता है इमेजिनेटिव होने से। देखिए, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। एक अध्यापक ने कहा कि अपनी पुस्तकों की अदला बदली कर लीजिए। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? वो क्या करना चाह रहा है कि बच्चों से कहा कि आप अपने जो सहपाठी हैं उनकी पुस्तकें अदला बदली कर लीजिए। विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना नहीं, नई शब्दावली की प्रयोग का अभ्यास करवाना नहीं, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना नहीं, सहपाठी के काम की जांच के कौशल का विकास करना। आपने सुना होगा, एक होता है पीयर असेसमेंट। क्या होता है? एक होता है पीयर असेसमेंट, यानी सहभागी मूल्यांकन होता है, सहपाठी मूल्यांकन, ठीक है। जो आपके साथ पढ़ रहा है जब वो मूल्यांकन करता है तो उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं, और ये बहुत अच्छा गुण होता है, और दोनों के लिए, जो जांच रहा है उसके लिए भी और जो बच्चा अपनी कॉपी चेक करवा रहा है उसके लिए भी, ठीक है। तो यही कौशल विकसित करने के लिए उसका मेन पर्पज यही है। बाकी तीन गलत क्यों है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। क्यों भाई? कॉपी वो बदल करके विस्तृत पठन क्या करवा लेगा? आपने कोई चीज करने को दी है और वही सबने करी है, तो आप उनकी कॉपी बदलवा रहे हो, तो विस्तृत पठन क्यों करो? और पठन से मतलब स्पेशली क्या लेना देना है यहाँ पर? केवल एक चीज बात क्यों की जा रही है? नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करो। नई शब्दावली क्यों है? सभी ने वही लिखा है, तो नई शब्दावली से कोई लेना देना नहीं। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना नहीं, ये भी गलत है। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराने से इसका कोई क्वेश्चन का लेना देना दूर दूर तक नहीं है। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, अपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस प्रकार के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपने कहा ये चीज पढ़िए और इसी के अनुरूप हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखकर क्या करेंगे? रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं, है ना, कि जो चीज पढ़ी है हम इसी के संदर्भ में आपसे पूछेंगे। तो आप किस ओर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? विस्तृत पठन के लिए, बारीकी से पठन के लिए, सरसरी तौर पर पठन के लिए, या गहन पठन के लिए? किस लिए कर रहे हैं? बस ये बात आपको बतानी है, तो हो जाएगा गहन पठन। अब हम चारों पठन आपको बताते हैं, शायद आगे नहीं दिए, चलिए हम ही बताते हैं। विस्तृत पठन क्या होता है? विस्तृत पठन होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। जब आप बहुत सारा, ढेर सारा पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। आपने एक नॉवेल लिया, शाम को आपका इतना अच्छा लग गया और आप उसको रात में 3 बजे तक पढ़ते रहे, तो इस तरह के पढ़ने को विस्तृत पठन कहेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना, ठीक है। बारीकी से पठन होता है, आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय छोटी, जो कोई भी ऐसी चीज हो,
कोई भी ऐसी चीज हो तो उसका गहनता से आप अध्ययन करते हैं या उसको देखते हुए चलते हो, तो इसे कहेंगे बारीकी से पठन। मतलब यहाँ ज्यादा पढ़ा जाता है और यहाँ जो पढ़ा जाता है उसको थोड़ा कैसे पढ़ा जाता है, किसी किसी पॉइंट को, मतलब किसी स्पेशल, किसी विशिष्ट, ऐसे लिख लेते हैं इसको, विशिष्ट जानकारी को जानने के लिए। न्यूज़पेपर वगैरह आता है तो आपसे बोला जाता है कि देखना न्यूज़पेपर में आज ये खबर निकली है, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब उस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ेंगे, बारीकी से पठन उसका करेंगे कि वो खबर जो हमें चाहिए वो कहाँ पर लिखी हुई है, इसे ही विशिष्ट पठन कहते हैं। ठीक है। सरसरी तौर पर पठन, सरसरी तौर पर पठन मतलब होता है आप किसी चीज को ऐसे पढ़ रहे हैं कि आपको बस सारांश पता चल जाए कि क्या हुआ है, आप उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, किसी चीज की स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं, आप बस सरसरा ऐसे पलट रहे हैं और आपको परीक्षा के टाइम पर जो सरसरी नजर हम लोग डालते हैं तो उसे ही सरसरी तौर पर पठन कहते हैं। गहन पठन यही होता है कि जब आपको उसका अर्थ समझ में आया, निचोड़ समझ में आया, उससे अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप क्वेश्चन भी बता पाओ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गहन पठन कहते हैं इसको। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। देखिए दो तरह का होता है, एक उत्पादक होता है और एक ग्रहण करने को होता है। देखिए दो तरह से कैसे होता है, जब आप कोई चीज बोलते हैं, जब आप कोई चीज बोलते हैं या लिखते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, उत्पादन की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, उत्पादन की, क्योंकि आप भाषा को बोलकर भी सामने वाले के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और लिख रहे हैं तो भी सामने वाले के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी में इसको उत्पादक की कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरा होता है जैसे सुनना और पढ़ना। दूसरा क्या होता है, सुनना और पढ़ना, इसको रिसेप्टिव बोला जाता है। रिसेप्टिव क्यों बोला जाता है, ग्रहण करने को बोला जाता है, क्योंकि यहां पर आप विचारों को दूसरे के सुनते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं तो भी ग्रहण करते हैं। तो बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, दो चीजें। उत्पादक शब्द का संपदा क्या है, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। उत्पादक शब्द संपदा क्या है, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है ना, लेखन उत्पादक है ना और बोलने में किया जाता है, तो यही भी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। जो मातृभाषा आधारित मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषावाद है, वो किस चीज की अनुशंसा करता है, तो देखते हैं। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा में शुरू होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए भाई उनके राज्य में, राज्य भाषा में शुरू, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, कोई किसी भी भाषा में बोल सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो एक भाषा में कैसे मान सकते हैं। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से, ये भी केवल अंग्रेजी माध्यम की बात कर रहा है। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन, ये भी केवल हिंदी की बात कर रहा है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा से शुरू होनी चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेड-पीडी के समान है। देखिए जो वाइगोत्स्की का जेड-पीडी है वो आपको पता होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ तक तैर सकता था और किसी की मदद से उसने यहाँ तक तैर लिया, इस भाग में भी तैर लिया, तो ये जो भाग है इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। मतलब वो वहां तक भी कर सकता था बट किसी की मदद से। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं। यहां पर बात हो रही क्रेशन के भाषा सीखने को लेकर। तो क्रेशन ने जो भाषा सीखने को लेकर सिद्धांत दिया वो ये कहता है कि परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की की जेड-पीडी के समान है, तो वो ये कहता है निवेश परिकल्पना। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर भाषा सीखने में जो निवेश यानी कि हाइपोथेसिस है निवेश को लेकर, वो कैसी होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए और तभी वो उसका आउटपुट आता है। मतलब उसको संवर्धन ज्यादा मिलना चाहिए तब वो उसका आउटपुट निकलता है। तो ये किससे संबंधित है, जेड-पीडी से संबंधित है कि उसको बाहर से क्या मिलना चाहिए, जो इनपुट है वो ज्यादा मिलना चाहिए, सपोर्ट है वो ज्यादा मिलना चाहिए, तब वो और ज्यादा कर सकता है। तो यही इनका जो सिद्धांत है वो निवेश परिकल्पना को लेकर है। यही नेक्स्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, क्यूमिन ने जो सिद्धांत दिया अपना कि अंतर निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करती है। तो इस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अगाधिम निपुणता। इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की अगर भाषा प्रथम है तो वो लैंग्वेज 2 को सीखने में प्रभावित करती है।
संज्ञानात्मक रूप में वो भाषा द्वितीय को सीखने में प्रभावित करती है, और यही इनकी थ्योरी में कहा गया है। प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमी निपुणता, कि माना भी जाता है इनके अनुसार कि जो प्रथम भाषा में निपुण होता है वो दूसरी भाषा को भी अच्छे से सीख लेता है। तो एक दूसरे में इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जाने की, वो इन्होंने यहाँ पर बात कही है। फर्स्ट वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पाठ सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। देखिए यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, एक दी है स्किमिंग और एक दी है स्कैनिंग। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग होता है स्किमिंग टू गेट द मेन आइडिया। आपने कोई चीज पढ़ी है और आपको मेन आइडिया पता करना है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं पता करना है, आपको मेन आइडिया पता करना है। तो मुख्य विचार या सार समझने के लिए जो पढ़ने की विधि अपनाई जाती है उसको हम स्किमिंग कहते हैं, और एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछी गई हैं, उसको स्किमिंग कहते हैं। वहीं पर देखिए लेंस लगाकर देख रहा है, स्कैनिंग। जब आप किसी विशिष्ट जानकारी को पता करना चाहते हैं तो आप जो पढ़ने की विधि अपनाते हैं उसको स्कैनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या था, पाठ सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। गलत है ना, स्किमिंग में गहराई से नहीं किया जाता है। स्किमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। बताएंगे अभी, स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति होती है। गलत है। स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है जबकि स्कैनिंग बारीकी सी पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। देखिए यही बात होगी, स्किमिंग कैसे की जाती है? सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग में क्या होता है? बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए किया जाता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्या है, यहाँ पर पहला गलत हो गया, स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है, ये उल्टे ही बता रहा था। स्किमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है, लेकिन ये समीक्षा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? समीक्षा आप कैसे कर सकते हो? समीक्षा आप तभी कर सकते हो जब आपने किसी चीज को अच्छे से एनालाइज किया हो, और स्किमिंग में अच्छे से एनालाइज नहीं किया जाता है, सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। ये किस प्रकार का उदाहरण है? वो 21 को अलग अलग तरह से कैसे करते हैं? उच्चारित करते हैं। तो ये किस तरह का उदाहरण है? इसको हम सामाजिक भाषिक चर कहेंगे, क्योंकि भाषा से संबंधित है तो सामाजिक भाषिक चर कहलाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख भी लीजिए। परिणामवादी जो प्रैग्मेटिक चर है, जो पहला था, वो क्या होता है? ये पहला वाला। देखिए परिणामवादी प्रैग्मेटिक चर क्या कहलाता है? जी सर मैं अभी भेजता हूँ। इसने कहा अरे यार तू कहाँ रह गया। तो ये जो आपस में बात कर रहे हैं ये प्रैग्मेटिक अप्रोच को दिखा रहे हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह की बातें हो रही है। ये औपचारिक बात हो रही है और ये कैसी हो रही है? इनफॉर्मल टॉकिंग हो रही है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक चर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से ये दिवाली मनाई जा रही है और यहाँ पर उसको ईद मुबारक, मतलब उस तरह से। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक चर है, सोशल वेरिएबल्स हैं ये। ठीक है, जो विविधता है। तो ये कैसी है? यहाँ देखिए भाषा रूप में कैसे विविधता है, और ये वेरिएबल्स कैसे सोशली वेरिएबल हैं, अलग अलग हैं। और ये सोशल साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स क्या है? क्या हाल है ब्रो? तो इस तरह से, अगर ये इस तरह से बना हुआ है तो इसको इन्होंने क्या बोला है? ब्रो बोला है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको स्पेशली यहाँ पर भाषा से संबंधित था तो ये हो जाएगा। बहुत जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन आपको वहां पर इतने इंपॉर्टेंट हो। देखो योरा 7 माह की शिशु है, 7 माह की शिशु है। वह अब कुछ इस तरह की आवाजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वह किस इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। उसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बबलाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबलाना। देखिए कूंजन क्या होता है, कू क्या होता है? ये 5 मंथ, मतलब 5 महीने तक का बच्चा जो होता है वो कुछ विशेष ध्वनियां निकालता है, वो कुछ विशेष ध्वनियां निकालता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कुंजन या कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजन या कू। वहीं 6 माह से 10 माह तक का बच्चा बबलाता है। ये कुछ स्वर और व्यंजन से मिलकर, ये जो यहाँ पर दे रहा है स्वर और व्यंजन से मिश्रित वर्ड्स ऐसे शब्द बोलता है। हो सकता है वो हमें समझ में ना आ रहे हो, लेकिन ऐसे शब्दों को वो बोल रहा होता है। इसे क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। जैसे स्पेशली अगर वो पूरे, सॉरी यहाँ पर वर्ड तो नहीं बता पाता, जैसे बा ऐसे करके बोलेगा, माँ, तो इसे ही क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। और यही यहाँ पर हमारा
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि 7 महीने की बच्ची थी। निम्न में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? समझ के साथ पठन जो कि जरूरी होता है का लक्षण नहीं है। देखिए, विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना, ठीक है, ये तो लक्षण है। जब आप समझ के साथ पठन करते हो तो विषय वस्तु से आगे जाकर अनुमान लगा सकते हो। इतना तभी हो सकता है जब आप किसी पढ़ने वाली सामग्री को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, बिल्कुल, आपने कोई चीज अच्छे से पढ़ी है तो उसमें घटित घटनाओं का आप संयोजन कर सकते हो। बच्चों को आता भी है, जब अभ्यास कार्य कराने होते हैं, हिंदी की बात कर लें तो वहां पर 4-5 लाइंस दी होती है और ये कहा जाता है कि इनको अरेंज कीजिए जैसा आपने किताब में पढ़ा था, उसी ऑर्डर में घटना जैसी घटित हुई थी उस कहानी की, उसी ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। तो ये आप तभी कर पाओगे जब अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समझ के साथ पढ़ा होगा। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना। आप सारांश कब बता पाओगे? जब आप किसी चीज को गहनता से समझ के साथ पढ़ोगे तभी उसका सारांश आप बता सकते हो। अक्षरों वर्णमाला का ध्यान केंद्रित करना, नहीं, अक्षरों वर्णमाला से संबंधित समझ के साथ पठन को प्रोत्साहित नहीं करता, उसका कोई समझ के साथ कोई मतलब नहीं होता, ये व्याकरण की बात होगी। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या क्या किस प्रकार सोच रहे थे, ये किसका उदाहरण है? उसने ये कहा है बच्चों से, टीचर ने, कि आपने जो हमने आपको प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का आपने उत्तर दिया और उस प्रश्न का उत्तर देने जब आप लिख रहे थे तो आपका अनुभव क्या था और लिखते समय क्या क्या आपको किस तरह से आप सोच रहे थे। अगर ऐसा कोई टीचर बच्चों से पूछता है तो ये किस चीज का उदाहरण होता है? इसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान कहते हैं, मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, चारों ऑप्शन जो होते हैं, रूपक, अधिभाषावाद, अभिसंकेतिकता, मेटामियोटिक, ठीक है, तो इनको देख लीजिए। क्या होता है रूपक? क्या होता है? रूपक है जैसे समय एक दौड़ है, तो बच्चे को ये चीज कैसे, रूपक का मतलब ही होता है जब एक चीज को आप दूसरा मानकर चलते हैं, है ना, रूपक का यही मतलब होता है। जब एक चीज को दूसरा ही मान लिया जाए तो वहां पर रूपक होता है। वही चीज है कि किसी बात को समझाने के लिए दूसरी वस्तु क्रय से तुलना कर देना। तो समय एक दौड़ है, तो उसको समय को किससे कंपेयर कर दिया? गाड़ी से कर दिया या दौड़ से कर दिया उसको, क्योंकि समय के बारे में बतानी थी वो बात, ठीक है। अधिभाषावाद क्या होता है? जब भाषा के तत्वों को समझने के लिए ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, तो इसे बोलते हैं अधिभाषावाद, मेटा लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत इसको स्पष्टता क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिभाषावाद या मेटा लैंग्वेज क्या होता है? जब भाषा को जानने के लिए या भाषा के बारे में बात करने के लिए आप भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं तो उसे मेटा लैंग्वेज कहते हैं। जैसे संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, हिंदी की ही बात है, भाषा का प्रयोग करके भाषा की संरचना, नियमों की चर्चा करना। हिंदी की अगर बात है तो हिंदी के जो भाषा के तत्व हैं, जैसे उसके नियम हो गए, उसके जो उसमें जो तत्व होते, संज्ञा हो गई, क्रिया हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, उनकी ही चर्चा करने के लिए आप हिंदी का ही प्रयोग करें तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अधिभाषावाद कहते हैं, ठीक है। अभिसंकेतिकता या मेटामियोटिक क्या होता है? यहां पर क्या होता है? किसी माध्यम के भीतर उसी माध्यम के बारे में चिंतन या संकेत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन, यही जो अभी बात आई थी अपनी खुद की सोच पर, जो ये था यहाँ पर, आपने किस तरह से किसी चीज को किया उसको बताने के लिए आप ही ने किया है और आपको ही वो चीज बतानी है, तो इसे ही अधिसंज्ञानवाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? अक्षरों और ध्वनि, तो समग्र भाषा, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम, ध्वनि विज्ञान। तो कौन सा हो जाएगा? ध्वनि विज्ञान, क्योंकि समग्र भाषा तो होल लैंग्वेज अप्रोच होती है। जब भाषा को आप पूर्णता से प्रस्तुत करते हैं, मतलब आपने भाषा को सिखाने के लिए आपने उसमें कहानी, कविताएं सब कुछ शामिल की, तो इसे होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। व्याकरण अनुवाद, ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है? जब आप द्वितीय भाषा सिखाते हैं और मातृभाषा से जोड़कर उसको सिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण अनुवाद कहते हैं। स्थिति परक, आप सिचुएशनल, यहाँ पर सिचुएशनल लैंग्वेज का यूज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज का प्रयोग करना, तो इसमें आ जाएगा। ध्वनि विज्ञान ही अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध को सही से करेगी। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, ठीक है, पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? अब पठन कोना, रीडिंग कॉर्नर वो बनाना चाह रही है। क्या बनाना चाह रही है? रीडिंग कॉर्नर बनाना चाह रही है।
तो कौन सी बात ऐसी है जिसको उसे ध्यान में रखना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? नहीं, जाने माने बाल साहित्य के लेखक होने से क्या जरूरी है कि वो बाल साहित्य की अच्छी रचना करेंगे या अच्छा रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध होगा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तकों का? जरूरी नहीं है। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? हाँ, ये बात सही है। अभी और देखते हैं। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी? अभी रुक जाइए थोड़ा सा। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? देखिए, जो कक्षा 3 का बच्चा है उसके लिए क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग, ये अपर लेवल की बात हो गई है। ये कैसी बात हो गई? ये अपर लेवल की बात हो गई है, अपर संज्ञानात्मक बात लेवल की बात हो गई। तो ये चीज यहाँ पर कम से कम रीडिंग कॉर्नर के लिए चीज प्रासंगिक नहीं है कि निर्देशात्मक प्रसंग में कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाए। तो ये तो गलत हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा कि लेखक बहुत अच्छे हैं तो कतई जरूरी बहुत बड़े लेखक हैं, अच्छे से मेरा मतलब नहीं है, बहुत बड़े जो यहाँ पर बता रहा है बहुत बड़े लेखक हैं, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि उनकी जो द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य होगा वो भी बहुत उपयुक्त होगा बच्चों के लिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? हाँ, सही है। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? देखिए ऊपर क्या था, बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन कोना पठन कोना सृजित करना चाहती है। ठीक है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? तो इन दोनों में तो ऐसा कोई ऑप्शन दोनों वाला तो है नहीं। स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं। हाँ, लेकिन ये सही रहेगा क्योंकि रीडिंग कॉर्नर स्वतंत्र पठन के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यही ऑप्शन इसका सही रहेगा, यही रहेगा सही। रीडिंग कॉर्नर पाठचर्या संबंधी जो काम होते हैं वो विद्यालय में जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, कक्षा संचालन होता है, वहां पर पाठचर्या पे ही कार्य हो रहा होता है, अन्य चीजों पर कार्य हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र पठन की बात हो रही है, तो यही सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस नियर अबाउट किए हैं पेडागोजी के, जो कि आपके लेटेस्ट थे, और यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो सभी अवधारणाओं को क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हिंदी से संबंधित पेडागोजी तो सुधरेगी ही, साथ के साथ अन्य जो आपने लैंग्वेज ले रखी होगी वहाँ पर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप मैथ पेडागोजी देख सकते हैं, आप इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो देख सकते हैं, और जितने भी मैराथन है वो बहुत ही हमने इस तरह से रिफाइन करके बनाए हैं कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाए, PYQs भी यानी पैटर्न भी पता चल जाए, और साथ के साथ उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं 3-4 परीक्षाओं में वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आपको यूपी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड बेहतरीन क्लासेज आगे चलेंगी, बल्कि फुल क्लासेज चलेंगी। सीटेट में तो फुल क्लासेज नहीं चल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।